भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसका जो लेक्चर नंबर 9 है ना, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया। और इस वीडियो में कांग्रेस का विभाजन होने वाला है नरम दल और गरम दल में। 1907 में अधिवेशन हुआ था सूरत के अंदर। आपको पता ही है कि हर साल अधिवेशन होते थे दिसंबर महीने में आमतौर पर। तो ये अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में। यहाँ पर इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, जूते चप्पल चल गए थे कांग्रेस के बीच में। जो नरम दल और गरम दल खेमा था ना, ये आपस में यहाँ पर विभाजित हो जाता है। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एहसास तो हो ही गया होगा, इतनी बार पढ़ चुके हैं आप। तो जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, या जिनको उदारवादी विचारधारा के लोग कहा जाता है, नरमपंथी या उदारवादी, मॉडरेट, या गरमपंथी मतलब उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों की विचारधारा में अंतर क्या था, इनकी सोच में अंतर क्या था, एहसास तो आपको है ही। एक बात समझ लेते हैं कि इनकी विचारधारा में अंतर क्या था। आपको पता है कि जो नरमपंथी के लोग थे, ये ब्रिटिश न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। मतलब इनको पता था कि ब्रिटिश वाले जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अंग्रेज जो हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनका जो नियम है वो सही है। ये सोचते थे कि बस अंग्रेज़ों को हमारी प्रॉब्लम का नहीं पता, अगर हमारी प्रॉब्लम को उनको बता दिया जाए कि हमारे इंडियंस की ये प्रॉब्लम है, तो वो फट से सॉल्व कर देंगे। इसी कारण से अपनी डिमांड को ये चिट्ठी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से उनके सामने रखते थे। जबकि ओपोजिट जो गरमपंथी के लोग थे, वो उनका ब्रिटिश न्यायप्रियता पर विश्वास नहीं था। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश वाले न्याय तो कर ही नहीं सकते, वो अपने मतलब के लिए यहाँ पर रूल कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। और जो नरमपंथी के लोग थे, ये कहते थे कि जो भी काम करते थे ना, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते थे। जो भी डिमांड करते थे संवैधानिक दायरे में रहकर, बताया मैंने, जैसे पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से जो अपनी मांगे मांगा करते थे। इसी को तो गरमपंथी वालों ने, इसी विचारधारा को तो भिखमंगी विचारधारा कहा है ना, कि भिक्षावृत्ति ये करते हैं नरम दल वाले। तो इनका ये मानना था कि नरम दल वालों का, कि जो लक्ष्य की प्राप्ति अगर करना है तो संवैधानिक दायरे में रहकर ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जबकि गरमपंथी वालों का विचार क्या था कि हम अपने लक्ष्य के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हालांकि दोनों में कॉमन ये है कि दोनों हिंसा नहीं करते थे। गरमपंथी वाले भी हिंसा नहीं करते थे। एक नरमपंथी विचारधारा है, गरमपंथी विचारधारा है, और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग क्या करते थे, वो मरने मारने को तैयार हो जाते थे, अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते थे। उनको ये था कि देश के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन गरमपंथी के लोग हिंसा नहीं करते थे, ना ही नरमपंथी के लोग। लेकिन ये कहते थे कि हम अपने डिमांड के लिए असंवैधानिक तरीके भी अपना लेंगे, मतलब बहिष्कार कर सिस्टम अपनाएंगे, हड़ताल कर देंगे, विरोध कर सकते हैं, चक्का जाम कर देंगे, ये कहते थे। और नरमपंथियों का वेस्टर्न एजुकेशन पर बहुत भरोसा था, नरमपंथियों का। जबकि गरमपंथी के लोग ये वेस्टर्न एजुकेशन का विरोधी थे, आलोचक थे। इनका मानना था कि जो है इंडियन जो कल्चर है, इंडियन की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अपनाना चाहिए हमको। और ये स्वशासन की डिमांड करते थे नरमपंथी वाले। स्वशासन का मतलब ये कहते थे कि हमको भी आप ना प्रशासन में शामिल कीजिए। जैसे आप बड़े बड़े पोस्टों पर अंग्रेज़ों को जैसे बना रहे हैं, वैसे ही हमको भी इक्वालिटी दीजिए, हमको भी उनकी तरह अपने शासन में शामिल कीजिए। लेकिन ये स्वराज की मांग करते थे गरमपंथी के। हालांकि आगे चलकर पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में स्वराज की मांग कर रहे थे। मतलब जैसे डोमिनियन स्टेटस नहीं होता, वैसा ये डिमांड कर रहे थे शुरुआत में। लेकिन बाद में पूरी तरीके से स्वतंत्रता की ये मांग करने लग जाते हैं। स्वराज का मतलब शुरुआत में इनके लिए ये था कि इंडिया के अंदर सारा प्रशासन आप हमको दे दीजिए, लेकिन ऊपर से जो हमको कंट्रोल करेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कंट्रोल करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे यहाँ कंपनी रूल पहले कर रही थी ना, पहले 1857 से पहले, 58 से पहले, वैसे ही हम यहाँ पर रूल करें, हमारा गवर्नर जनरल हो, हमारे सारे अधिकारी, हमारे सारे पुलिस वाले हों, हम रूल करें। लेकिन रूल की कैसे करना है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट देखे। ये स्वराज का मतलब पहले इनके नज़र में था। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर जब 1928 तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज की 1928-29 में पूर्ण स्वराज की मांग करने लग जाते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब इंग्लैंड का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। और जो नरमपंथी वाले लोग थे, उनका मानना था कि साधारण जनता अनपढ़ है,
इसलिए उनको राजनीतिक कार्यों में भागीदारी नहीं देना चाहते थे। जबकि गर्मपंथी वाले लोग सोचते थे कि साधारण जनता की जो भावना है, उनकी जो त्याग की भावना है, उनके पास जो शक्ति है, उस पर पूरी तरीके से विश्वास रखते थे, तो आम जनता को भी साथ में जोड़कर चलना चाहते थे। अब कारण क्या है 1907 में विभाजन का? कारण तो आपको समझ में आ गया कि विचारधारा इनकी अलग अलग है, लेकिन कारण मुख्य तौर पर 1905 से विधिवत तरीके से शुरू होता है इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति। 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है। अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु हैं। अब जब ये अधिवेशन होता है ना, इससे पहले 16 अक्टूबर में ही, ये दिसंबर में अधिवेशन हुआ, 16 अक्टूबर में बंगाल का विभाजन हो चुका है। अब बंगाल का विभाजन हो गया है तो यहाँ पर बंग भंग की आलोचना तो की गई, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, लेकिन यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में कि जो आंदोलन चल रहा है ना, ये बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद हमने आंदोलन कौन सा चलाया? स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन चलाया। ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका तरीका क्या होना चाहिए? नरमपंथी का अलग विचार था और गर्मपंथी का अलग विचार था। नरमपंथी वाले कह रहे थे कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाए यार, और गर्मपंथी वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमको पूरी तरीके से बहिष्कार और पूरे देश में इसको फैलाना है। जबकि नरमपंथी वाले कह रहे थे कि नहीं, देश में ही केवल बंगाल में सीमित रखो और चीज़ों का बहिष्कार करो ना। जबकि गर्मपंथी वाले कह रहे थे कि नहीं, वस्तुओं का बहिष्कार तो करना ही करना है, सेवाओं का भी बहिष्कार करना है, जैसे सरकारी नौकरियों का बहिष्कार कर देना है, सरकारी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सबका बहिष्कार कर देना है। और 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए थे 1905 में ही, नवंबर 1905 में, मार्च 1906 तक थे, तो भारत आए हुए थे। उनका स्वागत का प्रस्ताव पारित हो गया था इस अधिवेशन में। हालांकि गर्मपंथी विचारधारा के लोगों की मेजोरिटी नहीं थे, इसलिए प्रस्ताव पारित हो गया, वो फेल नहीं कर पाए इसको। इसी कारण से गर्मपंथी वाले नाराज़ थे, क्योंकि कोई भी राजकुमार, इंग्लैंड से कोई भी बड़ी हस्ती आती थी तो ये जो है प्रथा चली आ रही थी कांग्रेस में कि उनके अधिवेशनों में स्वागत किया जाता था। तो इस बार भी स्वागत किया गया, लेकिन गर्मपंथी वाले कह रहे थे कि नहीं, हम एक तो आंदोलन चला रहे हैं और इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, बंगाल का विभाजन कर दिया है, आप स्वागत भी कर रहे हो इनका। तो इसलिए मतभेद था और ये प्रस्ताव रखा गया, पास हो गया। नरमपंथी वाले मेजोरिटी में थे। तो यहाँ पे देख लीजिए विभाजन का मतलब पूरा उम्मीद हो गया है। अब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। यहाँ पर सब सोचते हैं कि नरमपंथी वाले सोचते हैं कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और गर्मपंथी वाले सोचते हैं या तो तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, या तो लाला जी, लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। यहाँ पर लड़ाई पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष बन जाते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी उस समय बहुत बड़ी शख्सियत थे, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके थे। ये इतनी बड़ी शख्सियत है, सब इज्जत करते थे। तो ना नरम दल वालों की हिम्मत थी, ना गर्म दल वालों की हिम्मत थी यहाँ विरोध कर पाए इनका। तो दादा भाई हालांकि ये नरमपंथी से ही संबंधित थे। और यहाँ पर पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया कांग्रेस के मंच से। कौन से अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ये स्वराज शब्द का जो लक्ष्य रखा गया, जो मांग की गई ना, वो गर्मपंथियों के ही दबाव में ये मांग की गई। यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया कि स्वराज का मतलब क्या है। और यहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया इस आंदोलन में। नरमपंथी का विचार था कि सरकार पर वार करने का अच्छा समय ये नहीं है, लेकिन गर्मपंथी सोच रहे थे कि नहीं, ये सरकार के ऊपर वार करने का, सरकार को चोट पहुंचाने का बहुत अच्छा मौका है। ये आंदोलन के मतलब वार में हम लोग पूरे भारत में विद्रोह कर सकते हैं और यहाँ से अंग्रेजी साम्राज्य को कमज़ोर कर सकते हैं। जैसे वो होता नहीं है कि कुम्हार के लिए थोड़ा गर्म है हथौड़ा चला दो, लोहा गर्म है हथौड़ा चला दो, वही वाला गर्मपंथी सोच रहे थे। ठीक है, और यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि 1907 में अगला अधिवेशन नागपुर में करना पड़ेगा, नागपुर में करेंगे। और ये लगभग तय हो जाता है कि तिलक जी अध्यक्ष बन जाएंगे। ये उम्मीद थी सबको 1907 में तिलक जी अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ऐन मौके पर फिरोज शाह मेहता ये जगह बदल देते हैं नागपुर, और ये जगह कर देते हैं सूरत। अब सूरत के ही क्षेत्र के रहने वाले थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो ये प्रथा चली आ रही थी कि जो कांग्रेस में जो अध्यक्ष है वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनेगा जिस जगह अधिवेशन हो रहा है,
मतलब सूरत में अधिवेशन हो रहा है तो सूरत का कोई व्यक्ति, सूरत का रहने वाला कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा, और इसलिए बाल गंगाधर तिलक बन नहीं पाए। ये जानबूझ के फिरोज शाह के मेहता के द्वारा ये ऐन मौके पर किया गया, तो सूरत में हो गया, तो इसलिए अध्यक्ष बना दिया गया रास बिहारी घोष को। ये नाम ध्यान से देखिएगा, रास बिहारी घोष है, और एक रास बिहारी बोस है, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत है। अभी वो क्रांतिकारी में आप पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन में उनके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली में जब लॉर्ड हार्डिंग हाथी पे जा रहा होता है ना, उसके ऊपर बम फेंक दिया था इन्होंने, उसके बाद बच गए थे। फिर 1916 में किसी तरीके से जापान चले गए, वहाँ शादी उदी इन्होंने कर ली थी, तो और भी सुभाष चंद्र बोस की भी इन्होंने हेल्प की थी, वो सब आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर गर्मपंथी के तिलक जी नहीं बन पाए तो गुस्सा था ही, और यहाँ विचारधारा को लेकर आपस में नरमपंथी और गर्मपंथी वाले भिड़ गए, और कहा जाता है कि मारपीट यहाँ हो गई थी, जूता चप्पल चल गया था। फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जूते लग गए थे। इस कारण से डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाएगा, गर्मपंथ के नेता अलग हो जाते हैं। और एनी बेसेंट ने इस घटना को कांग्रेस के इतिहास का काला दिन बताया है, एनी बेसेंट। अब जब कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल, गरम दल। अब गरम दल आपस में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अभी स्थिति क्या है, मुस्लिम लीग तो पहले से ही है, मुस्लिम लीग, और अब कांग्रेस में क्या हो गया, नरम दल और गरम दल। गरम दल की बात बन नहीं रही है, तो गरम दल से ही तो ज़्यादा दिक्कत थी अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया कि गरम दल अलग कर दिया गरम दल को कांग्रेस से, तो गरम दल क्या करेंगे, गरम दल का धीरे धीरे ये लोग विनाश कर देंगे, मतलब दमन कर देंगे। अब अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला, तो गरम दल वालों को दमन करना शुरू कर दिया, और नरम दल और मुस्लिम लीग को आपस में उन्होंने अपने में मिला लिया, मतलब समझौता कर लिया कि भैया बहका लिया, हम आपको 1909 में एक कानून लाएंगे जिसमें आपकी डिमांड को हम मानेंगे। तो 1909 में कानून आता है मार्ले मिंटो सुधार, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1907 से लेकर 1911 के बीच सरकार ने इतने कानून बना दिए कि जिससे गर्मपंथी की विचारधारा, गर्मपंथी के लोगों का दमन करना शुरू कर दिया। जैसे राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, ठीक है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इसके अलावा तिलक जी को 6 साल की सज़ा हो गई मांडले जेल में, बर्मा का एक मांडले जेल है, वहाँ पे 6 साल की इनको सज़ा हो गई 1908 में। 1908 से 1914 तक इनको जेल रही, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे इंडियन में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जब पढ़ेंगे, तो बंगाल में 2 क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। उन्होंने किंग्सफोर्ड था, एक जज था किंग्सफोर्ड मुजफ्फरनगर का, उसको मारने का प्लान बनाया। हालांकि उसको मार नहीं पाए, 2 यूरोपीय महिलाएं मर जाती हैं। ये घटना में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। उसका दोषी इनको भी माना गया, तिलक जी को। कहा गया कि तिलक जी की जो अखबार था केसरी, तो उसी न्यूज़ से प्रेरित होकर उन्होंने ये घटना की, इसलिए इनको भी 6 साल की सज़ा दे दी। और मौका भी मिल गया था अंग्रेज़ों को, क्योंकि अब गरम दल अलग हो गया था, इनको ऐसे कर दिया। और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया, और लाला लाजपत राय विदेश चले गए, अमेरिका चले गए थे। और 1908 के बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। कौन सा आंदोलन? जो बंग भंग आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है, ठीक। अब अंग्रेजी सरकार क्या करती है, मुस्लिम लीग और नरमपंथी के साथ मतलब मिलकर उनकी कुछ मांगों को मान लेती है, जिसको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया है। अब मुसलमानों की मांग थी ना, 1906 में आपने पढ़ा था मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उन्होंने मांग रखा था पृथक निर्वाचक मंडल, और यहाँ पर डिमांड मान ली जाएगी। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत यहाँ से कर दी जाएगी, मार्ले मिंटो सुधार से। मतलब ऐसा सिस्टम कर दिया जाएगा कि जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर केवल मुस्लिम खड़ा हो सकता है चुनाव में, और उसको वोट करेंगे वहाँ की जो जनता है ना, वो मुस्लिम जनता वही वोट करेगी, बाकी अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो वोट करने का उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये 1907 का विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले वाले सारे लेक्चर आप देख लीजिए। देखना कैसे है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री बना दिया गया है एक फ़ोल्डर, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें शुरुआत से लेकर 28, 29 या 32 वीडियो तक ना, 1 से लेकर 32 वीडियो तक कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया मैंने। उसके बाद फिर
पार्ट 1 से लेकर अभी 9 तक अपलोड हो गए हैं। वो इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट वो चल रहा है, ये भी जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा मैं। और इसके जो नोट्स है श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, ले सकते हैं। थैंक यू।